नमस्कार, आप सबों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम परिचित में। और आज हम अपने हेल्थ के बारे में, अपने शरीर की जितनी भी असाध्य परेशानियां हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक विश्व प्रसिद्ध होम्योपैथ हैं डॉक्टर रोहिणी रॉय। अब मैं रोहिणी जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने विषय में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें। नमस्कार शाइना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। मेरी पढ़ाई बायोटेक्नोलॉजी से शुरू हुई। मैंने ग्रेजुएशन रांची से किया, रांची विमेंस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। काफ़ी अच्छा रहा मेरा ग्रेजुएशन का समय। मैंने यूनिवर्सिटी को टॉप किया अपने पढ़ाई के समय, मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। उसके बाद लाइफ नॉर्मल बढ़ती गई आगे, जो बाकी सभी करते हैं नॉर्मल तरीके से आगे चलता गया। मेरी शादी हुई, मैं यूके चली गई और यूके जाने के बाद मुझे मौका मिला होम्योपैथी की पढ़ाई करने का। तो वहां जाकर के मैंने अपना फील्ड चेंज किया और मैंने होम्योपैथी की पढ़ाई की। और उसके बाद से तो आप सब जानती हैं, एवरीथिंग इज हिस्ट्री। तो मेरा तो छोटा सा परिचय बस यही है। होपफुली मैं आपके और भी सवालों का जवाब देते देते अपने बारे में और भी बताऊंगी आगे, बट शॉर्ट इंट्रोडक्शन इज दिस। रोहिणी जी ने कितने सुंदर शब्दों में अपने बारे में परिचय दे दिया और बहुत संक्षिप्त था। मैं तो चाहूंगी विस्तार से बताएं क्योंकि इनकी उपलब्धियां बहुत ज्यादा हैं। धीरे धीरे हम उसके बारे में भी समझेंगे। मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि आपको होम्योपैथ में रुचि कैसे हुई और क्या विदेश में इसमें पढ़ना या कोई चुनौतीपूर्ण कार्य था? वहां पर रहते हुए एक भारतीय का यूके में पढ़ना एक चुनौती था या सहजता से आपने इसको ग्रहण किया? तो बहुत ही अच्छा सवाल है शालीना जी, इंटरेस्ट कैसे आया। और इसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी। हमारे होम्योपैथी के ग्रुप, जो हमारा यूके वाइड होम्योपैथी रिसर्च का एक ग्रुप है, उसकी उन्होंने एक इवेंट किया था जिसमें कि हम सारे होम्योपैथ्स को लिखना था कि आपका होम्योपैथी में इंटरेस्ट कैसे आया। ये बहुत कम लोग होम्योपैथी को चुनते हैं एज अ करियर चॉइस। तो मैंने उसमें लिखा था कि होम्योपैथी को मैंने नहीं चुना है, होम्योपैथी ने मुझे चुना है। तो बात यह है कि अगर आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मेरे बैकग्राउंड के बारे में और नॉलेज और पता चलेगा। लेकिन होम्योपैथी तो मेरी माँ जब प्रेग्नेंट थी तब से मैं होम्योपैथी में हूँ, क्योंकि मेरे नाना जी जो हैं वो होम्योपैथ थे। ही वॉज द बेस्ट होम्योपैथ इन द सिटी वेयर ही वॉज, एंड दैट इज आरा इन बिहार। इट्स अ वेरी स्मॉल सिटी नाउ, बट एट दैट टाइम he was a very well-known homeopath in the city. He was the person where everyone would go and reach out to him. And because he was a homeopath, all the next generation, that is my mother, my aunts, my uncle, they all became home prescriber and very confident home prescribers for that matter. So when I was growing up, homeopathy was a part of our household name. लाइक अरे बच्चा गिर गया, इसको आर्निका खिला दो, अरे उसे डायरिया शुरू हो गई, उसे पोर्डोफाइलम दे दो। सो होम्योपैथी हैज बीन इन आवर सिस्टम। 2 जनरेशन, मेरी मतलब 2 जनरेशन पुरानी मतलब यहाँ घर में परंपरा से सारी परंपरा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी रोहिणी जी कि आप एक बार उनका नाम बताएं। जो नाना जी, मेरे नाना जी का नाम श्री रामेश्वर नाथ तिवारी, डॉक्टर रामेश्वर नाथ तिवारी जी। और हमने भी उनका बहुत नाम सुना है और परिचय भी उनसे है। तो ऐसा लगता ना आज आपने नाम लिया क्योंकि इतना बार मिलन था कि लग रहा था मन ही भावुक हो गया। तो वाकई उनके पास वरदान था इस चीज का। बिल्कुल। और उस वरदान को आप आगे लेकर जा रहे हैं। उस वरदान को पहले तो उनके बच्चों ने आगे बढ़ाया। पहले तो मेरी मौसी, मेरी मम्मी, मेरे मामा जी, इन सबों ने आगे बढ़ाया और हम तो मतलब बाय डिफॉल्ट हमारे जनरेशन में वो आ गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। सारी मेहनत तो उन्होंने की। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन था कि मुझे क्या चैलेंजेस हुई एज अ इंडियन बाहर जाकर के पढ़ाई करने में। तो मैं सच बताऊं तो चैलेंजेस तो मुझे कुछ हुए नहीं, मुझे उल्टा बहुत ज्यादा फायदा हुआ इंडियन बैकग्राउंड होने की वजह से।
क्योंकि बहुत सारे वैल्यू सिस्टम्स जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है वो बहुत ही यूनिक है। जैसे कि हार्ड वर्क करना, हम बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और बहुत फोकस्ड होते हैं और डेडिकेटेड होते हैं, और ये चीज हमें बचपन से, मतलब स्कूलिंग से ही हमारे अंदर होती है। मेरी बेटी स्कूल जाती है यूके में, मैं जब उसे देखती हूँ तो मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि ये तो खेल खेल कर रहे हैं, इनकी पढ़ाई कहाँ हो रही है। पर पढ़ते हैं, उनका अलग तरीका है पढ़ने का और हमारा यहाँ पर अलग सिस्टम है पढ़ने का। पर मैं एक बात बताऊं, लॉन्ग रन में जो हमारा पढ़ने का तरीका है, जिस डेप्थ में जाकर हम पढ़ते हैं और जिस ब्रेड्थ में हम पढ़ाई करते हैं, आप एक 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस ही ले लीजिए, क्या क्या नहीं इंक्लूडेड होता है। हमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, मतलब रुकना नहीं है सिर्फ साइंस पे, उसमें बहुत ही डीप जाते हैं। और तो जो इतना पढ़ाई की हमें ट्रेनिंग मिली होती है, फ्रॉम बोर्ड एग्जाम्स टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई भी प्रिपरेशन आप देख लीजिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन देख लीजिए, मेडिकल की प्रिपरेशन देख लीजिए, जो हमें वैल्यू सिस्टम एम्बेड होता है उस ट्रेनिंग प्रोसेस में, उसका मुकाबला विदेश में नहीं हो कहीं नहीं हो सकता है, और दैट गिव्स अस अ कम्पिटिटिव एडवांटेज अगेंस्ट अदर्स। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम है। तो आपको कोई कठिनाई नहीं आई, आपको कोई परेशानी नहीं आई, बल्कि हमारे जो शिक्षा प्रणाली की वजह से आपने उसको बहुत अच्छे से मैंने तो हंसते खेलते कर लिया, मुझे पता भी नहीं चला कि कब खत्म हो गया ये, और फिर मेरा मन भी नहीं लग रहा है। अब तो मेरा मन नहीं लग रहा है कि मुझे लगता है कि मुझे नेक्स्ट लेवल करना है। अब तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का सोच रही हूँ ऑलरेडी। मैं ये भी सोच रही हूँ कि मुझे आयुर्वेदा में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि आयुर्वेदा और होम्योपैथी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल एकदम, हाँ, इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिनको होम्योपैथी में नहीं मिल रहा होता है रिजल्ट, अगर वो आयुर्वेदा का कोर्स करें और वापस आए होम्योपैथी में, उनका परमानेंट क्योर हो जाता है। तो अगर किसी को होम्योपैथी जो ट्राई कर चुके हैं और उन्हें नहीं मिला है रिजल्ट, मैं कहूंगी कि आप होम्योपैथी के साथ साथ आयुर्वेदा साथ में स्टार्ट करें। और आयुर्वेदा जो है वो इतना अच्छा है, जिसकी बात मैं क्या बताना शुरू करूं। वैसे मैं होम्योपैथ हूं, मुझे होम्योपैथी की बातें ज्यादा करनी चाहिए, लेकिन आयुर्वेदा क्या करता है कि आपके ग्राउंड को और आपके बेसिक्स को कवर करता है। तो जब एक तरह से समझिए कि अगर मिट्टी सही होगी तो पौधा तो अच्छा होगा ही। तो आयुर्वेदा वैसी मिट्टी है जिसमें कि बेस प्रिपेयर होता है, आपकी बॉडी रेडी होती है हीलिंग के लिए, और जब आपकी बॉडी रेडी हो जाती है हीलिंग के लिए, उस वक्त आप होम्योपैथी इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको परमानेंट एक क्योर मिलता है। तो कहने का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम देश विदेश कहीं भी जाएं, भारतीय सर्वोत्तम है और आयुर्वेद भी भारतीय ही पद्धति है। बिल्कुल। अगला प्रश्न मैं रोहिणी जी आपसे करना चाहूंगी कि क्या कुछ मेडिसिन हम जानते हैं होम्योपैथ में, कि सपोज मैं कुछ नाम लेती हूँ, मान लीजिए ब्रायनिया है, रेस्टक्स है, आनिका है, या कुछ और भी है, क्या ये अच्छा रहता है कि हम YouTube में देख लें या कहीं भी पढ़ लें, सुन लें और अपने बच्चे को समय अनुसार देख करके बस डाल दें, खिला दें, क्योंकि मीठी गोली है, इसका तो क्या असर होगा, या खिला देते हैं कुछ ना कुछ तो असर होगा। इस पेशोपेश में जब हम अपने बच्चे को कुछ भी खिला देते हैं या अपने घर में किसी को खिला देते हैं, क्या ये उचित है? तो इसका देखिए जवाब ये है कि उचित है भी और उचित नहीं भी है। अब जैसे मैंने आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया, मेरे नाना जी खुद होम्योपैथ थे, और मेरे मौसी, मामा, मेरी अपनी मम्मी, उन्होंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, दे वर होम प्रिस्क्राइबर्स। पर आप होम प्रिस्क्राइबर कैसे बनते हैं? आप एक्सपीरियंस से बनते हो होम प्रिस्क्राइबर। आपके होम्योपैथ ने आपको, आप हर बार गए चोट लेकर के, उसने हर बार आर्निका दिया तो आपको समझ में आ गया कि अगली बार चोट लगी तो मुझे आर्निका देना है, ठीक है? तो उस तरह से अगर आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एक्सपीरियंस बेस्ड, तो वो सही है। लेकिन अगर आपने कहीं वीडियो देख लिया ऑनलाइन, आपने कहीं देख लिया किसी इन्फ्लुएंसर ने कुछ कहा था और आपने ब्लाइंडली फॉलो किया, तो वो सही नहीं है। हाँ, तो ये डिफरेंस। तो रोहिणी जी ने जैसा कहा कि हमें बिल्कुल आंख मूंद कर किसी कहीं से पढ़कर सुनकर दवा नहीं देनी है, इसमें भी सावधानी बरतनी है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगी कि आपको क्या ऐसा लगता है कि कथक योग, ये शब्द आपने सुना है, आपने देखा है, इसके कुछ वीडियोस भी मैं इनको भेजती रही हूँ वहाँ पर, और ये आकर हमारी कक्षाएं भी इन्होंने देखी हैं। तो हमने कथक और योग को जोड़ करके बहुत सारी बीमारियों से लोगों को निजात दिलाने की चेष्टा की है और ये संभव भी हुआ है।
तो क्या आप मुझे बताएंगी कि आप इसको, इस कथक योग को अगर मेडिकली हम लोग इसको जोड़ें तो इसके बारे में आपके क्या विचार होंगे? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है शालीना जी, क्योंकि मेरे ख्याल से माइंडसेट आजकल लोगों का ऐसा है कि डांस तो एक तरह से मतलब डांस एक अलग चीज है, इट्स नॉट अ लाइफस्टाइल, बट आई वुड से डांस इज स्पेशली क्लासिकल डांस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल वेद पुराण में हमारे जो लिखे हुए फॉर्म्स हैं. There is a scientific reasoning behind every single posture that you do. You will be able to share more details कि क्या postures होते हैं, क्या नाम होते हैं, कैसे होता है. But मैं आपको उसके पीछे की medical reasoning समझाती हूँ कि क्यों ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. और जो डांस फॉर्म बनाया गया था, ये एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है. इट्स अ फॉर्म ऑफ डिजीज ट्रीटमेंट एंड इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिजीज प्रिवेंशन. तो जब डिजीज का आप कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर फोकस करते हैं और आप ऐसा मूवमेंट्स डिवाइस करते हैं जिससे कि उस ऑर्गन का रिलैक्सेशन हो सके. अब आप जॉइंट्स की बात कर लें, जैसे कि जॉइंट पेन्स रहता है अगर किसी को, आर्थराइटिस की समस्या, बैक पेन की समस्या, सायाटिका जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है दीज आर लोकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स. बैक एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, वहां पर हो रहा है, नीज में पेन हो रहा है, एंकल्स में पेन हो रहा है. नाउ कथक में क्या होता है कि कथक इज सिंक्रोनाइज्ड एंड स्लो मूवमेंट्स. आप कहीं पर भी कुछ भी नहीं करते हैं, आपकी पूरी बॉडी एक रिदम में काम करती है और वो रिदम होता है जो कि आपकी ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है. तो आप सिर्फ डांस नहीं कर रहे हैं, आप एक तरह की साधना कर रहे हैं. और जहां साधना की बात आती है वहां पर माइंड, इमोशन एंड कोऑर्डिनेशन विद द बॉडी की बात आती है. तो इसीलिए कथक being a classical dance automatically becomes also a form of treatment. और जो बचपन से अगर सीखे कोई, अगर बचपन से किसी ने क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग ली है, they will not have any chronic disease in their life if they continuously practice on a regular basis. डेली नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है. लाइफ में फेजेस अलग अलग आते हैं, आपकी शादी होती है, आपका करियर आपको खींचता है एक तरफ, तो अगर रेगुलर ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं. लेकिन अगर आप कर रहे हैं उसको बीच बीच में भी, तो आपकी बॉडी कभी भी किसी क्रॉनिक डिजीज स्टेट में जाएगी नहीं. और ट्रीटमेंट की जहां तक बात है, क्योंकि ब्रीदिंग इज कनेक्टेड विद द मूवमेंट्स दैट यू डू इन कथक, इट बिकम्स अ फॉर्म ऑफ योग. योग क्या है? योग है माइंड एंड बॉडी का एक मिलना. और वो कथक इज अ योग. आई मीन यू शुड आइडियली, कथक और योग एक ही वर्ड है, ये एक ही वर्ड है. बहुत सुंदर. जैसे रोहिणी ने कहा कि कथक और योग एक ही वर्ड है, क्योंकि प्राचीन काल में जो हम देखते हैं तो योग कोई अलग से नहीं होता था. योग अलग से नहीं होकर के एक नृत्य में ही पिरोया जाता था. तो हाथों की, जैसे इन्होंने कहा कि जो हम पैरों की, मान लो घुटने में दर्द है तो हम त्रिभंग मुद्रा का प्रयोग करते हैं, तो उससे आपके पैरों में बहुत आराम होता है. और ये श्री कृष्ण और शिव जी की हर मुद्रा में त्रिभंग आता है. तो ये हमारी जो आदि परंपरा है, योग और कथक दोनों का बहुत सुंदर समन्वय है. और यही बात रोहिणी जी ने बहुत सुंदर शब्दों में हमें बताई. वो कथक डांसर नहीं है, पर जितने सुंदर तरीके से उन्होंने बताया, मुझे लगा कि वो कथक में बिल्कुल उनको विशारद हासिल है. और इसी के साथ उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, साधना. तो मैं बताती हूँ कि इनका जो वहाँ पर इंस्टीट्यूट है, या इन्होंने जो अपना नाम रखा है, जो इनका क्लिनिक है मेरा, जो इनका क्लिनिक है, उसका नाम इन्होंने साधना रखा है. इतना सुंदर नाम, और वाकई इनकी मेहनत और इनकी साधना से वो सफल हुआ. और मेरा एक विश रहेगी, मेरी ये ईश्वर से प्रार्थना रहेगी, वो दिनों दिन और हर प्रतिदिन आगे की ओर बढ़े और अपने माध्यम से लोगों का बहुत अच्छे से उपचार करें. रोहिणी जी, मेरा अगला प्रश्न रहेगा, क्या होम्योपैथ और कथक, इन दोनों के समन्वय से हम कुछ नया कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल. और इनफैक्ट मेरे ख्याल से दिस इज वेयर द फ्यूचर इज गोइंग टू. अब वो जमाना नहीं रहा जब लोग सिर्फ अपनी स्पेशलिटी में ही ध्यान देते थे और सिर्फ अपनी स्पेशलिटी के बारे में ही सोचते थे. जब मैंने यूके में पढ़ाई की तो मैंने ये जाना कि वहाँ की सोच जो है वो बहुत ओपन है. ये डिफरेंस मैंने देखा कि वहाँ पर लोग
ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं ही महान या मेरा जो पढ़ाई है वही महान। सबसे अच्छा। लोग ओपन माइंडेड है एंड दे आर वेरी विलिंग टू एक्सेप्ट other Other forms forms, and they combine their forms। तो जैसे होम्योपैथी में हमारे क्रिस्टल हीलिंग भी कंबाइंड है। अच्छा, okay। हाँ, मेडिटेटिव प्रूविंग्स के थ्रू हम मेडिटेटिव हीलिंग भी करते हैं। उसी तरह से कथक, योग और होम्योपैथी का मिलन भी बहुत ही ज्यादा कारगर रहेगा। जैसे मैं अपने क्लिनिक में लोगों को एडवाइस देती हूँ और जब मैं प्रिस्क्रिप्शन बनाती हूँ तो किसी केसेस में मैं स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे पता है कि उनका ये पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो फंसा हुआ है कहीं पर और वो एक रिलीज उनको चाहिए जो कि सिर्फ एक एक्सरसाइज के फॉर्म से हो सकता है, तो मैं ऑलरेडी अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखती हूँ। तो इसको अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे लेकर के जाएं तो हम इसको कथक एंड होम्योपैथी के साथ हीलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर, आज इस परिचर्चा में हमने एक बहुत नई बात समझी कि दोनों को अगर समन्वय हो, होम्योपैथ और कथक योग का, एक बहुत सुंदर तरीके से हम लोग एक नए युग का प्रावधान कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही सर्वे भवन्तु सुखिनः के आधार पर केंद्रित होगा। मेरा अगला प्रश्न रोहिणी जी आपसे रहेगा, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि एक ये होम्योपैथ से हटकर है, कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं विदेश में हूँ, अभी तो ठीक है हमारे पास मोबाइल की सुविधा है, हम सबसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, पर कभी ऐसा नहीं लगता कि 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, एक बार मैं वापस अपने देश में जाऊं और अपने लोगों के साथ बैठकर जो परिचर्चा एक होता है ना, हाँ। आप जब बैठे तो वाइस बिल्कुल सामने आ रहे हैं बिल्कुल। और किसी माध्यम से आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा कट कर आ रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं वापस आ जाऊं और शायद यहीं बस जाऊं। क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि भाई यूके से तो हमारा चल नहीं रहा, आप हमारे पास आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं मन करता है? मन तो बिल्कुल करता है कि मैं यहीं रह जाऊं और यहीं बस जाऊं, पर फिर मुझे ये भी लगता है कि मैं अगर वहां नहीं जाऊंगी तो मैं वहां की सोच यहाँ कैसे लाऊंगी, तो वो मुझे वहां पर रोके हुए है। वहां पर बहुत फ्रीडम ऑफ थॉट है, बहुत सारी चीजें ऐसी अच्छी मुझे लगती है जो कि मुझे अभी तक वहां पर बांधे हुए हैं। मेरा जो होम्योपैथ का करियर चेंज, जो करियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो यूके में हुआ और ये वहां की ओपन सोसाइटी, ओपन थिंकिंग की वजह से हुआ। दे आर वेरी एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ चेंज एंड एट एनी एज दैट यू वांट टू डू। मैंने होम्योपैथी की अपनी 30s में आकर के, अब इंडिया में कोई अगर अपनी 30s में आकर के करियर चेंज करना चाहे, ये ऑप्शन नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है। तो हाँ, ये इन्होंने सही कहा कि लेकिन ठीक है, आप वहाँ पे सेवा दे रही हैं और भारत का भी एक बहुत बड़ा कहते कि हम एक भारतीयता को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि जैसे 30 की उम्र में अगर हम सोचें कि हमें करियर को चेंज करना है तो लोग कहेंगे, लेकिन आज भारतीय भी बहुत चेंज हो रहे हैं, हमारी मानसिकता भी बहुत बदल रही है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ जो सबसे सीनियर महिला आती है कथक योग लेने, वो 75 वर्ष की हैं, तो सोच बदल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस फील्ड में हैं और आप, हमारे लिए वहाँ गौरव का विषय है कि आप इस प्रकार का काम कर रही हैं। बहुत सुंदर बातें हमारी चल रही हैं। मेरे मन में एक प्रश्न अभी आया कि जैसे हमने कथक योग के माध्यम से बहुत सारे उपचार करने का प्रयास किया, उपचार नहीं कह सकते, वो उनकी अपनी प्रक्रिया थी जिससे उनको बहुत लाभ हुआ। जैसे स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हुआ, सिस्ट की समस्या बिल्कुल ठीक हो गई और डिप्रेशन वगैरह एकदम ही ठीक हो गए। तो ये एक कथक योग की प्रक्रिया रही। मैं रोहिणी जी से ये जानना चाहूँगी, क्या आपके पास कोई ऐसा मरीज आया हो या आपको ऐसा लगा हो कि बहुत चैलेंजिंग है, मैं इसको ठीक कर पाऊंगी या न कर पाऊंगी, और आपने उसमें एक विजय हासिल की, उनके ट्रीटमेंट के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, तो आप उस वाकये को हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं? वैसे क्लिनिक में तो हमारे जितने भी केसेस आते हैं सारे अलग अलग तरह के केसेस आते हैं। कुछ अक्यूट केसेस होते हैं, कुछ क्रॉनिक केसेस होते हैं। अक्यूट केसेस हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि अक्यूट का सिम्टम पिक्चर बहुत तेज़ी से बदलता है। आज बुखार था, कल खांसी, उसके पहले गला दर्द से शुरू हुआ। यू हैव टू स्टे ऑन टॉप ऑफ द केस इन अक्यूट, बट अक्यूट शॉर्ट लिव्ड होता है, 3 days 5 days 1 week से ज़्यादा नहीं चलता है। क्रॉनिक केसेस ज़्यादा डिफिकल्ट होती है क्योंकि आपकी बॉडी आपके लाइफ का पार्ट बन चुके होते हैं, वो आप उस दर्द में सोना उठना बैठना सीख चुके होते हैं। तो मेरे क्लिनिक में बहुत सारे क्रॉनिक केसेस मैंने देखा है। मैंने 3 कॉलेजेस से अपनी पढ़ाई की है होम्योपैथी की,
तो बाय गॉड्स ग्रेस मुझे 3 अलग अलग कॉलेज क्लिनिक्स को ऑब्जर्व करने का और क्लिनिक्स को चलाने का और पेशेंट्स के साथ प्रिस्क्रिप्शंस देने का, कंसल्टेशंस करने का मौका मिला है। और इन सारे एक्सपीरियंसेस को जब मैं मिलाऊं तो मैंने तो इतने मिराक्युलस क्योर देखे हैं कि मैं कहाँ से शुरू मैं कहाँ अंत करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हमारे क्लिनिक में 75 ईयर ओल्ड लेडी हैं, उनको डॉक्टर्स, हार्ट पेशेंट, डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब आपका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको क्लिनिक में आते हुए 10 साल हो गए हैं। ये मैं अपने एक कॉलेज क्लिनिक के पेशेंट की बात बता रही हूँ। एंड दैट लेडी लिव्स हर लाइफ, वो अकेले रहती हैं, वो शी इज लिविंग हर लाइफ, शी इज 75 years old, she's on her own, she doesn't have any family member living with her, but homeopathy alone has supported her over last several years to not just take care of her physical body but also her mental and emotional health। और मेंटल इमोशनल की बात जहाँ आई है, कोई भी होम्योपैथी का कॉन्वर्सेशन मेंटल इमोशनल के बिना नहीं हो सकता है। एंड सिमिलरली कथक इज ऑल्सो लिंक्ड टू द मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। अभी हमारी जब बात हो रही थी, आपने मुझे एग्जांपल दिया कि किस तरह से कथक योग से आपने एक महिला का स्पॉन्डिलाइटिस एंड नी पेन और सिस्ट वगैरह को भी आपने ट्रीट किया। ये भी मेंटल इमोशनल कनेक्शन है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप रिदम में, आप म्यूजिक के साथ जब आप अपनी बॉडी को मैच कराते हैं, दैट इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। यू आर प्रेजेंट विथ योर बॉडी इन दैट मोमेंट व्हेन यू आर डांसिंग, and that rhythm, that the flow that your body gets into breaks the chronic cycle of or the chronic pattern of different diseases। and depending on what movements you are doing, depending आप किस तरह के steps कर रहे हैं, आपकी body कैसे मुड़ रही है, कहाँ पर pressure कम पड़ रहा है, कहाँ ज्यादा पड़ रहा है और किस तरह से flow आ रहा है डांस में, अलग अलग ऑर्गन्स पे अलग अलग इम्पैक्ट होता है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि आपने ट्रीट किया है इस तरह के केसेस को भी जस्ट थ्रू कथक योग। बहुत सारी चीजें तो सिर्फ मेंटल इमोशनल पे एड्रेस करके ट्रीट हो जाती है, आपको फिजिकल लेवल पे आने की जरूरत ही नहीं होती। और मैं रोहिणी यहाँ पर एक चीज देख रही हूँ कि आपने जैसे कहा कि जो कोई भी होम्योपैथ होते हैं वो पहले क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल, तो उसी तरीके से उनके इमोशंस को जानते हैं, उनके सिचुएशंस को जानते हैं। एग्जैक्टली कथक योग भी यही करता है, इमोशंस से उनको सही करता है। तो दोनों में तो सामंजस्य, बिल्कुल। और होम्योपैथी का कंसल्टेशन 10 मिनट में नहीं होता है। जो 10 मिनट वाला कंसल्टेशन होता है वो हवा में थोड़ा सा तीर लगाया जाता है। मैंने भी किया है 10 मिनट का कंसल्टेशन, लेकिन वो थोड़ा सा गेस वर्क वहाँ होता है। जो डीप क्रॉनिक केसेस होते हैं, मेरा तो पहला कंसल्टेशन ही 2 घंटे तक चलता है, क्योंकि अगर मैं किसी से पहली बार मिल रही हूँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं उस इंसान को समझूं, बिकॉज इन होम्योपैथी वी डोंट ट्रीट द डिजीज, वी ट्रीट द पेशेंट। तो आज की बातचीत बहुत अच्छी रही, आज की परिचिति में इतना आनंद आया, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ रोहिणी जी आपको। और मैं विशेष शुभकामना आपको देती हूँ क्योंकि आप एक कड़ी बनी है यूके और भारतवर्ष को जोड़ने में, और वहाँ पर जितनी भी समस्याएं हैं जो आपसे सुलझ सकती हैं, आपको मैं ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आप उनका उपचार करें, क्योंकि हमारा काम ही है लोगों को सही दिशा में लाना, चाहे बातचीत के माध्यम से, चाहे अपने थेरेपी के माध्यम से। तो मेरा बस एक हमारा पुराना बहुत सुंदर मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे ईश्वर, लोगों के पास अगर कोई भी कठिनाई है, परेशानी है, तो आपके आशीर्वाद से वो तत्क्षण उसी वक्त दूर हो जाए। आज इस परिचर्चा की कड़ी में मैं रोहिणी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने पसंद का कोई भी भजन हम तक सुनाएं। थैंक यू सो मच शालीना जी फॉर इनवाइटिंग मी टू द पॉडकास्ट। इतना अच्छा लगा बातें करके। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं घंटों मुझे लग रहा है कि मैं घंटों बातें कर सकती हूँ। ऐसा लग रहा है कि घंटों बातें करें। बिल्कुल परम समय का ये है। तो थैंक यू सो मच। आज सुबह ही मैंने कलश स्थापना की पूजा की है, तो कॉल मी ओल्ड फैशन, बट मुझे भजन के अलावा कुछ याद ही नहीं आ रहा है कोई सॉन्ग। तो मैं बस कृष्ण जी मेरी बेटी के फेवरेट गॉड हैं और वो उनकी बहुत पूजा करती है, तो मैं उन्हीं से रिलेटेड एक 2 लाइन बस गाती हूँ और आप भी मुझे प्लीज ज्वाइन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितना प्यार आशीर्वाद आपने हमें दिया है, मैं उम्मीद करूंगी भविष्य में भी ये हमारे साथ जुड़े रहें। और अगली कड़ी में फिर से हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।